नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने वाले हैं। इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट लॉस नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ये बात बताया गया था कि इस दौरान हमारे कुछ एयरक्राफ्ट जरूर पाकिस्तान की तरफ से मार गिराए गए थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 6 एयरक्राफ्ट को गिराने का क्लेम किया जा रहा है, ये बात पूरी तरीके से गलत है। और अभी इसी बात को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें ये बात सामने आया है कि असल में किस वजह से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान की तरफ से शूट डाउन किया गया था, जिसमें साथ एक रफाल भी शामिल हो सकता है। अब क्लियरली कहीं पर यह बात बताया नहीं जा रहा है कि हमारे कौन कौन से एयरक्राफ्ट और कितने एयरक्राफ्ट इस दौरान डिस्ट्रॉय किए गए थे, लेकिन इतना बताया जा चुका है कि जो भी लॉस हुआ था वो ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन हुआ था। उसके बाद हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं गिरा था। अभी कल हम इंडोनेशिया में चल रहे एक सेमिनार के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें इंडोनेशिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें पाकिस्तान की 9 एयरक्राफ्ट को भारत की तरफ से डिस्ट्रॉय करने का दावा किया गया था। इसी मौके पर बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें ये पता चला कि असल में ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन पाकिस्तान की तरफ से किस वजह से और किस तरीके से भारत के कुछ एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया था। इंडोनेशिया में चल रही सेमिनार के दौरान इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार ने अपने इंडोनेशियन काउंटर पार्ट के सवाल का जवाब देते हुए बात बताया था कि इंडियन एयरफोर्स को कुछ लॉस जरूर हुआ था, लेकिन हमने हमारे सारे ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिया था और जो लॉस हुआ था वो इंडियन एयरफोर्स की वजह से या हमारे फाइटर जेट की कैपेबिलिटी की इशू की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि पॉलिटिकल इशू की वजह से हुआ था। As brought out by Bapa Tommy Domtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for their military installations. अगर आसान भाषा में समझे तो शुरू से ही गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस दिया गया था कि हमारा प्राइमरी टारगेट सिर्फ आतंकवादी ठिकाने होने वाले, जिस वजह से इनिशियल ऑपरेशन में जितने भी एयरक्राफ्ट मौजूद थे उनको पाकिस्तान की किसी भी मिलिट्री टारगेट के ऊपर हमला करने का आदेश नहीं दिया गया था, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की आतंकवादी ठिकानों पर ही स्ट्राइक कर रहे थे। तो उसके रिस्पांस में जब पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को टारगेट करने की कोशिश किया गया, तो इनिशियल रूल ऑफ एंगेजमेंट में पाकिस्तानी फाइटर जेट के ऊपर मिसाइल को फायर करने के लिए क्लियरेंस नहीं दिया गया था और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को बस डिफेंड करना पड़ा था। और कुछ सोर्सेज के मुताबिक एक सिंगल Su-30 MKI के ऊपर 8 PL-15 मिसाइल को फायर किया गया था, जिसमें सारे के सारे मिसाइल को Su-30 ने इवेड कर दिया था। और ठीक वैसे एक और रफाल के ऊपर भी 5 से 6 PL-15 मिसाइल को फायर करने का क्लेम किया जा रहा है। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से हमारा टारगेट पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी संगठन के ठिकाने थे, पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक ही टारगेट था कि उनको एक ट्रॉफी चाहिए था और वो रफाल था, और इस वजह से वो एक सिंगल रफाल को टारगेट कर रहे थे। अगर आप हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टेटमेंट को भी देखोगे तो उन्होंने भी यही कहा था, इनिशियली हमने कुछ गलती की थी और इस वजह से हमें कुछ लॉस हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने एक भी एयरक्राफ्ट नहीं खोया था। और अभी ये सारे बात एक दूसरे के साथ धीरे धीरे मेल खा रहे हैं, क्योंकि अगर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को मिलिट्री टारगेट के साथ एंगेज होने का परमिशन नहीं मिला होगा तो वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल को लॉन्च नहीं कर सकते। और मॉडर्न VVR फाइट में सब कुछ सेकंड्स में होता है, और इसी वजह से जब तक क्लियरेंस मिलने का उम्मीद किया जाएगा, वेट किया जाएगा, तब तक बहुत कुछ हो जाएगा। और इसी का फायदा इनिशियली पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन 7 तारीख के बाद जब ओपनली पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट को हिट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को क्लियरेंस दे दिया गया था, तो उसके बाद रिजल्ट आप सभी के सामने है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के एक नए पोटेंशियल मिसाइल एक्विजिशन की तरफ से। सोर्सेज के मुताबिक भारत अब ऑफिशियली Su-30 MKI और MiG-29 फाइटर जेट के लिए R-37M जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट करने का इवैल्यूएशन कर रहा है। ये मिसाइल दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाला VVR मिसाइल है, जिसके पास 220 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से दुश्मन की फाइटर जेट को मार गिराने का रिकॉर्ड मौजूद है। और ये एक हाइपरसोनिक VVR मिसाइल है जो कि मार्क 6 तक की स्पीड को हासिल कर सकता है और 400 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को हिट कर सकता है। पिछले महीने इसको लेके एक खबर सामने आया था, जिसमें बात बताया गया था कि रशिया की तरफ से भी
ऑफिशियली अपनी R-37M मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए ऑफर किया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया ने इसका लोकल प्रोडक्शन रेट के साथ इसको भारत को ऑफर किया गया था, जिसमें भारत के एक प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी के साथ इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बातचीत किया जा सकता है। अब R-37M मिसाइल को लॉन्ग रेंज एरियल कॉम्बैट में गेम चेंजर भी कहा जा सकता है। ये मिसाइल विम्पल डिजाइन ब्यूरो की तरफ से डेवलप किया गया और फिलहाल रशियन एयरफोर्स में इसे मेजर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल का डिजाइन एवेक्स बॉम्बर और हाई वैल्यू एरियल टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के वॉर के दौरान इससे 220 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस से एक MiG-29 जैसे हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा चुका है, जो कि दुनिया की सबसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर किल का रिकॉर्ड अभी होल्ड कर रहा है। इस मिसाइल में एक्टिव रडार होमिंग के साथ साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और मिड कोर्स अपडेट का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे हाईली मैन्यूवरेबल और इवेसिव टारगेट को भी एक्यूरेटली लॉक करने की कैपेबिलिटी देता है। फिलहाल DRDO की तरफ से अभी अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे VVR मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें अस्त्र मार्क 3 की रेंज 250 से 350 किलोमीटर तक होने वाली है, लेकिन R-37M की बात करें तो इसका रेंज इससे भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि खास करके इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट को अल्ट्रा लॉन्ग रेंज VVR स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि इसे रशिया की तरफ से अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जो कि टेक्निकली भारत की मिट्योर मिसाइल के मुकाबले काफ़ी सस्ते पड़ने वाले। और अगर इसे Su-30 MKI और MiG-29 जैसे फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जाता है तो एयर सुपीरियरिटी के रोल में ये हमें काफ़ी एडवांटेजेस देने वाले हैं, क्योंकि अभी हम चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ मिट्योर मिसाइल के दम पर ही एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रफाल काफ़ी लिमिटेड नंबर में मौजूद है, जो कि हमारी पूरी बॉर्डर को सेफ रखने के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाला है। जिस वजह से अगर Su-30 में और MiG-29 जैसे एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट में R-37M जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा तो हवा में ये हमें S-400 जितना रेंज को प्रोवाइड करने वाले, जिससे इंडियन एयरफोर्स की एयर डोमिनेंस पावर कई गुना तक इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है। एक और पॉइंट ये भी है कि ये एक बैटल प्रूवन सिस्टम है, जो कि पहले से ऑपरेशन हो चुका है, जबकि अस्त्र मार्क 2 और खास करके अस्त्र मार्क 3 को भी ऑपरेशन होने में कुछ समय और लगने वाले। इस वजह से तुरंत इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है, जो कि वर्तमान के लिए एक अर्जेंट सोल्यूशन होने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनसली डेवलप किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH प्रचंड की तरफ से है। और अभी LCH प्रचंड में DRDO की तरफ से बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को ऑफिशियली इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। जैसे कि आपको याद होगा 28 मार्च 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से एक बहुत ही बड़े डिफेंस डील को अप्रूव किया गया था, जिसमें लगभग 62,700 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था, जिसके अंदर HAL और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था। और इस एग्रीमेंट के अंदर 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को एक्वायर करने की बात की गई थी। और अभी इस डील का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस पूरी फ्लीट में अभी DRDO की तरफ से डेवलप किए गए इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो पहले इंपोर्टेड सिस्टम हुआ करता था। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मल्टीपल सब सिस्टम का कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसमें रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लेजर वार्निंग रिसीवर और चैप और फ्लेयर डिस्पेंसर मौजूद होने वाले। इस इंडिजिनस सिस्टम का फायदा ये है कि अब हाई कॉस्ट इंपोर्टेड सिस्टम जैसे कि साब की IDS पे हमारी डिपेंडेंसी कम होने लगेगी, और DRDO का सिस्टम कस्टमाइज होने के साथ साथ इजीली अपग्रेड भी किया जा सकेगा, जिस वजह से फ्यूचर थ्रेट के अगेंस्ट में काफी एडेप्टेबल ऑप्शन होने वाला है। पहले ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर में साब का इंटीग्रेटेड डिफेंसिव वेट सूट यानी कि IDS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि खास करके पीस कीपिंग मिशन के लिए या फिर रिकॉन मिशन के लिए ऑपरेशन के लिए काफी रिलायबल माने जाते हैं, लेकिन हाई कॉस्ट सप्लाई चेन डिपेंडेंसी और लिमिटेड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इसके लिए कुछ मेजर ड्रॉबैक भी रहे। इसी वजह से DRDO की तरफ से अपना इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, जिसे अभी LCH प्रचंड में इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। और ये ना केवल कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ भी परफेक्टली अलाइन करने वाला है। अगला अपडेट तेजस मार्क 1 की तरफ से, और अभी तेजस मार्क 1 को लेकर एक कंट्रोवर्शियल और क्रिटिकल डिसीजन HAL की तरफ से दिया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की तरफ से अभी ऑफिशियली डिसाइड किया गया कि इनिशियल बैच में ऑर्डर किए गए सभी 73 तेजस मार्क 1 सिंगल सीटर वेरिएंट को इजरायली ओरिजिन रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ इक्विप किया जाने वाला है। ये डिसीजन पहले के प्लान से काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि पहले किए गए प्लान में कहा गया था कि तेजस मार्क 1 की
41st एयरक्राफ्ट के बाद डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए उत्तम एसा रडार और एसआरके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस फैसले के बाद डिफेंस सर्कल में एक नई डिबेट छिड़ चुका है कि क्या आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनाए जाने वाले देसी डिफेंस सिस्टम अभी तक ऑपरेशनल रोल के लिए तैयार हुए या फिर नहीं हुए। पहले ये प्लान था कि तेजस मार्क 1 की 41st यूनिट के बाद उत्तम एसा रडार और स्वयं रक्षा कवच यानी कि एसआरके कवच का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए थे। लेकिन अभी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल की तरफ से इजरायली फर्म एल्टा सिस्टम को एक लेटर ऑफ इंटेंट को भेजा गया, जिसमें ELM 2052 रडार स्कॉर्पियस एसपी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को खरीदने का जिक्र किया गया। इस डिसीजन को लेकर एचएएल की तरफ से सफाई दिया जा रहा है कि डिसीजन इंडियन एयरफोर्स की अर्जेंट फाइटर जेट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक उत्तम एसा रडार को एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाया है और इसके बिना तेजस मार्क 1 में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर डिसीजन शॉर्ट टर्म में इंडियन एयरफोर्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला, क्योंकि तेजस मार्क 1 को फुल कैपेबिलिटी के साथ टाइमली इंडक्ट किया सके। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक रिमाइंडर भी होने वाला कि अगर हमारे इंडिजिनस सिस्टम को टाइमली डेवलप और सर्टिफाई नहीं किया सका तो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम सिर्फ पेपर तक ही सीमित होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के रफाल मरीन फाइटर जेट को लेकर है, जहां डसॉल्ट एविएशन की तरफ से डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए उत्तम एसा रडार को रफाल एम में इंटीग्रेट करने से मना कर दिया गया है और इसका सीधा असर अभी इंडियन नेवी के इंडिजिनस सिस्टम अडॉप्ट करने के विजन पर पड़ने वाला है। सोर्सेस के मुताबिक डसॉल्ट की तरफ से भारत के बाद बताया गया कि अगर रफाल एम में उत्तम एसा रडार को इंटीग्रेट किया जाता है तो इसके लिए कम से कम 3 साल तक का टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली। साथ ही रफाल के मिशन कंप्यूटर में भी मेजर चेंजेस करने की जरूरत पड़ने वाली और ऐसा करने से डिले होने के साथ साथ एडिशनल कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज होने की उम्मीद आप कर सकते हैं, जिस वजह से डसॉल्ट की तरफ से इंडियन नेवी के रफाल में RBE-2 एसा रडार को ही कंटिन्यू करने का फैसला किया गया। इंडियन नेवी की तरफ से इस वजह से रफाल एम में उत्तम एसा रडार को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि इसमें 912 TR मॉड्यूल मौजूद होने वाले, जो कि RBE-2 एसा रडार के TR मॉड्यूल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होने वाला, जिस वजह से यह हायर डिटेक्शन रेंज, बेटर जैमिंग रेजिस्टेंस और सुपीरियर थर्मल परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने वाला है। RBE-2 रडार के मुकाबले उत्तम एसा रडार का पावर आउटपुट भी लगभग 20% ज़्यादा होने वाला है, जिसका मतलब ये कि ये 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस से 2 मीटर स्क्वायर की टारगेट को ट्रैक और डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन डसॉल्ट का कहना है कि उत्तम एसा रडार को रफाल एम में इंटीग्रेट करना है तो इसके मिशन कंप्यूटर में मेजर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चेंजर करने पड़ेंगे और इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस मिनिमम 3 साल तक डिले हो सकता है, जिस वजह से रफाल की डिलीवरी के ऊपर इसका डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। इसके अलावा डसॉल्ट की तरफ से अभी रफाल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी काफ़ी स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिस वजह से वो रफाल में कोई भी दूसरा सब सिस्टम या नॉन यूरोपियन ओरिजिन सब सिस्टम को इंटीग्रेट करना नहीं चाहते, जिससे उनकी ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की लीक होने के चांसेस रहने वाले। तो इस वजह से वो अभी रफाल एम के साथ कोई भी इंडियन ओरिजिन रडार या मिशन कंप्यूटर को इस्तेमाल करना नहीं चाहते। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।